असली दुनिया के दरवाजे खुलते ही आज हम आपको प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे एक ऐसे द्वीप देश की कहानी में ले चलेंगे जो रहस्य, वैभव, पतन, अकेलेपन और कठोर सच्चाइयों से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र की जीवित दास्तान है जिसने कभी दुनिया की सबसे चमकदार दौलत देखी, फिर उसी तेज रोशनी के पीछे छिपा सबसे गहरा अंधेरा भी झेला। पृथ्वी का सबसे रहस्यमय द्वीप। आखिर नाउरू दुनिया में सबसे अधिक मोटापे वाला और सबसे कम देखा जाने वाला देश क्यों है? विशाल प्रशांत महासागर के बीच एक बेहद छोटे से बिंदु को देखिए। वही बिंदु आज की हमारी यात्रा का गंतव्य है नाउरू। नाउरू पृथ्वी के सबसे छोटे द्वीप देशों में से एक है और कुल राष्ट्रीय आकार के हिसाब से भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। इसलिए अधिकतर लोगों की नज़र से इसका छूट जाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप अब तक देख रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। नाउरू की कहानी आधुनिक यात्रा इतिहास के सबसे अजीब मोड़ों में से एक है और इस द्वीप के हर कुछ किलोमीटर पर ऐसे संकेत छिपे हैं जो बताते हैं कि यहाँ ये सब आखिर कैसे हुआ। अंत तक साथ बने रहिए, आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ कोई क्यों नहीं आता। नाउरू का क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है। सच तो ये है कि पूरे देश का एक चक्कर कार से लगभग 20 से 30 मिनट में लगाया जा सकता है। आबादी वर्ष आंकड़ों के स्रोत के अनुसार लगभग 10,000 से 14,000 के बीच बदलती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि नाउरू की कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है। इसके बजाय यारेन जिला वास्तविक प्रशासनिक केंद्र की भूमिका निभाता है, जहां संसद, हवाई अड्डा, पुलिस मुख्यालय, सरकारी विभाग और प्रमुख संस्थान स्थित हैं। लेकिन नाउरू को वास्तव में प्रसिद्ध बनाने वाली चीज उसकी कहानी के भीतर छिपा चौंकाने वाला विरोधाभास है। कभी नाउरू प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर देश था और कहा जाता है कि उसके नागरिक औसत अमेरिकी से लगभग 4 गुना तक अधिक कमाते थे। लेकिन आज यही देश जिस चीज से सबसे अधिक जोड़ा जाता है वो है व्यापक मोटापा, गंभीर स्वास्थ्य संकट, आर्थिक पतन और इतनी भीषण पर्यावरणीय तबाही कि इसकी बड़ी भूमि लगभग पुनर्स्थापना से बाहर हो चुकी है। नाउरू इतनी तेजी से कैसे उभरा और फिर ढह गया, इसे समझने के लिए पहले हमें यह देखना होगा कि इस द्वीप की प्रकृति ने उसे क्या दिया और फिर उससे क्या छीन लिया। नाउरू सचमुच पृथ्वी के सबसे अलग थलग देशों में से एक है। उसका सबसे निकटतम पड़ोसी देश भी 300 किलोमीटर से अधिक दूर है। सबसे नज़दीकी बड़ा शहर ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन लगभग 3,000 किलोमीटर दूर है और होनोलुलु पहुंचने के लिए लगभग 4,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। आपको ये संख्याएं याद रखने की ज़रूरत नहीं। असली बात यह है कि नाउरू प्रमुख व्यापार मार्गों और वैश्विक हवाई यातायात से बहुत दूर है। अलगाव के कारण पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए लगभग एक ही हवाई अड्डे पर निर्भर है। विमानन अधिकारियों के अनुसार यहाँ प्रति सप्ताह केवल 3 से 4 उड़ानें उतरती हैं। यदि एक उड़ान छूट जाए तो कई दिनों तक, कभी कभी लगभग 1 सप्ताह तक भी फंसना पड़ सकता है। तो समुद्री रास्ता कैसा है? वह विकल्प लगभग है ही नहीं। पूरा तट घने प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है, जिससे बड़े जहाज़ों का लगना कठिन हो जाता है। परिणाम यह है कि नाउरू के पास कोई ठीक ठाक गहरा बंदरगाह नहीं है। यह अलगाव रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। भोजन, ईंधन, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण, लगभग सब कुछ हवाई या सीमित समुद्री आपूर्ति पर निर्भर करता है। जब आपूर्ति अनियमित हो और ढुलाई की लागत बहुत अधिक हो तो कीमतें आसमान छूती हैं। 1 किलो से भी हल्का छोटा मक्खन का पैकेट $14 तक पहुंच सकता है, जो अमेरिकी कीमत से लगभग 5 गुना है। सदियों तक इसी दूरस्थ वातावरण ने नाउरू को आत्मनिर्भर समाज के रूप में जीवित रहने दिया। लेकिन जैसे ही ये विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा, यही अलगाव एक घातक कमजोरी बन गया और जब संकट आया तो देश के पास विकल्प बेहद सीमित रह गए। तो सवाल ये है, क्या ऐसा देश जहां हर हफ्ते गिनी चुनी उड़ानें आती हों सचमुच एक सपनों का पर्यटन स्थल बन सकता है? यकीन करना मुश्किल है। सच कहें तो ऐसी जगह किसी विचित्र सपने में ही हो सकती है। हर वर्ष इस देश में वास्तव में आने वाले पर्यटकों की संख्या लगभग 200 के आसपास मानी जाती है।
वैश्विक पर्यटन सूची में ये आंकड़ा नाउरू को लगभग सबसे नीचे ला खड़ा करता है। फिर भी नाउरू सरकार का दावा है कि ये संख्या भी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है। अधिकारियों के अनुसार वास्तविक आगंतुकों की संख्या अधिकांश लोगों की कल्पना से भी कम है। ऐसे महीने भी होते हैं जब आने वाले पर्यटकों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। पहला बड़ा कारण है लागत। नाउरू की उड़ानें बेहद महंगी हैं। आने जाने का टिकट आमतौर पर $2,000 से $3,000 के बीच पड़ता है, जो सीट की उपलब्धता और बुकिंग के समय पर निर्भर करता है। ये कीमत ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जाने वाली लंबी दूरी की बिजनेस क्लास टिकट के बराबर हो सकती है, लेकिन अनुभव बिल्कुल अलग होता है। कई यात्री कहते हैं कि ये उड़ान अजीब तरह से निजी महसूस होती है, जैसे विमान सिर्फ आपके लिए चार्टर किया गया हो। दस्तावेजों के अनुसार नाउरू जाने वाली उड़ानों में अक्सर 75% सीटें खाली रहती हैं, और शायद आप ऐसा दृश्य भी देखें जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। विमान आसमान में चक्कर काट रहा है जब तक रनवे खाली न हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वीप इतना छोटा है कि हवाई अड्डा रिहायशी इलाके के बिल्कुल पास है और उसका रनवे सार्वजनिक सड़क की तरह भी काम करता है। पर्यटक नाउरू से इसलिए भी दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ लगभग कोई पर्यटन उद्योग ही नहीं है। न यहाँ आलीशान रिजॉर्ट हैं, न जीवंत नाइट लाइफ, न व्यवस्थित टूर। रहने की सुविधाएं भी सीमित हैं, अधिकतर छोटे होटल या साधारण गेस्ट हाउस। साफ शब्दों में कहें तो यहाँ की सेवाएं अक्सर 1 स्टार स्तर के आसपास या उससे भी नीचे हैं। ऐसी जगहें मुख्य रूप से विदेशी विशेषज्ञों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों और अल्पकालिक कामगारों के लिए होती हैं, छुट्टियां मनाने आए यात्रियों के लिए नहीं। इसलिए यदि आपने नाउरू का टिकट खरीदा है तो बधाई, आपने बहुत सारा पैसा खर्च करके रेत पर लेटने, खुले आकाश के नीचे सोने और मछली पकड़ने के लिए एक बहुत दूर देश चुना है। लेकिन लगभग कोई भी यहाँ आना क्यों नहीं चाहता? इससे पहले सवाल यह है कि नाउरू पहले कैसा था और इतना छोटा द्वीप राष्ट्र कभी पूरी दुनिया की नज़र में कैसे आया? नाउरू के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ 20वीं सदी की शुरुआत में आया, जब भूवैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी सतह के ठीक नीचे विशाल फॉस्फेट भंडार छिपे हुए हैं। इस एक खोज ने उस छोटे राष्ट्र की किस्मत बदल दी, जो लंबे समय तक बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। नाउरू का फॉस्फेट इसलिए खास था क्योंकि उसकी उत्पत्ति अद्भुत थी। सदियों बल्कि हजारों वर्षों तक समुद्री पक्षियों की बीट यानी गुआनो जमा होती रही और वही बाद में फॉस्फेट में बदल गई। द्वीप की विशिष्ट भौगोलिक बनावट के कारण ये फॉस्फेट आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध था और इसकी खुदाई अविश्वसनीय रूप से आसान थी। उस समय फॉस्फेट वैश्विक कृषि में एक रणनीतिक संसाधन माना जाता था। ये उर्वरक का मुख्य घटक था और दुनिया भर में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता था। जैसे जैसे विश्व की खाद्य मांग विस्फोटक रूप से बढ़ी, फॉस्फेट लगभग सोने जैसा मूल्यवान बन गया। देश इसके लिए बेताबी से निर्भर होने लगे। लगभग रातों रात नाउरू पृथ्वी के सबसे लोभनीय द्वीपों में शामिल हो गया और ऐसी समृद्धि के युग में प्रवेश कर गया जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यदि यह समझना कठिन लग रहा हो तो ऐसे सोचिए, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी हाल के दशकों में जाकर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $50,000 के स्तर को पार कर पाए, जबकि नाउरू 1972 में ही उस स्तर तक पहुंच चुका था। जीवन इतना विलासितापूर्ण हो गया कि ऐसी कहानियां फैलने लगीं कि लोग ठंड से बचने के लिए पैसे जलाते थे या मजाक में अमेरिकी डॉलर को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करते थे। अर्थशास्त्री हेलन ह्यूजेस ने उस समय के नाउरू को दुनिया का सबसे अमीर देश कहकर प्रसिद्ध रूप से वर्णित किया था। कई अमेरिकियों और यूरोपियों के लिए वो ऐसा स्वर्ग था जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन ये स्वर्ग ढहा कैसे? किन घातक गलतियों ने कभी चमकते हुए इस द्वीप को उसके अतीत की परछाई बना दिया, जिसकी बराबरी आज भी बहुत कम देशों ने की है। पहले स्वास्थ्य सेवा, सरकार नागरिकों का पूरा चिकित्सा खर्च उठाती थी। इलाज के लिए विदेश जाना पड़े या खर्च बहुत अधिक हो, राज्य भुगतान करता था। शिक्षा के साथ भी यही हुआ। इसके अलावा आवास सहायता दी जाती थी ताकि परिवार बड़े वित्तीय बोझ के बिना घर बना सकें, उसके दिए जाते थे।
एक तरह से सरकार ने नागरिकों के जीवन का अधिकांश भार स्वयं उठा लिया था। सबसे अविश्वसनीय बात क्या थी? नाउरू ये सब करते हुए भी कर नहीं लेता था। जी हां, कोई कर नहीं था। नागरिक हर प्रकार के कर से मुक्त थे और राज्य समाज से वसूले गए धन पर नहीं बल्कि फॉस्फेट राजस्व पर चलता था। शायद पुराने जमाने के राजा भी ऐसा जीवन नहीं जी पाए होंगे। प्राचीन शासक ऊंटों पर रेगिस्तान पार करते थे। नेपोलियन और यूरोपीय राजा घोड़ों पर पहाड़ों और रास्तों को पार करते थे। लेकिन नाउरू के लोग भी सवारी करते थे। बस फर्क ये था कि वे फरारी चलाते थे और जब ऊब जाते तो लैम्बोर्गिनी ले लेते। उनके लिए लग्जरी कार बदलना शर्ट बदलने जितना हल्का काम था। ऊंची आय, शून्य कर और धीरे धीरे विलासिता का अर्थ ही धुंधला पड़ गया। लेकिन नाउरू की समृद्धि मुफ्त नहीं आई थी। उस भारी नकदी की धारा के पीछे दशकों की खनन गतिविधि थी और उसकी कीमत इस द्वीप के पर्यावरण पर निर्मम घावों के रूप में दर्ज हुई। खनन प्रक्रिया द्वीप की ऊपरी मिट्टी की परत को पूरी तरह हटाने से शुरू होती थी। वही परत पानी को रोक कर रखती थी और फसलों के उगने का आधार थी। जैसे ही वो परत गई, द्वीप की प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई। भूमि खेती के लायक नहीं रही और निकट भविष्य में उसका पुनरुत्थान लगभग असंभव हो गया। साथ ही जो उष्णकटिबंधीय वन कभी नाउरू के भीतरी हिस्से को ढकते थे, वे लगभग पूरी तरह गायब हो गए। वे तापमान नियंत्रित करते थे और मिट्टी की रक्षा करते थे, लेकिन खनन तेज करने के लिए उन्हें काट दिया गया। समय बीतने के साथ भीतरी इलाका चूना पत्थर के बंजर परिदृश्य में बदल गया। नुकीले पत्थर के स्तंभ, गहरी खुदी हुई खाइयां और टूटी हुई धरती हर दिशा में फैल गईं। यदि आपने किसी डॉक्यूमेंट्री या विज्ञान कथा फिल्म में चंद्रमा जैसी सतह देखी है, तो नाउरू का शेष भीतरी भूभाग कुछ वैसा ही दिखता है। दशकों तक लगभग बिना किसी वास्तविक पुनर्वास के लगातार फॉस्फेट खनन का परिणाम ये हुआ कि आज नाउरू के लोग उसकी भयानक कीमत चुका रहे हैं। सबसे स्पष्ट परिणाम यह है कि द्वीप का 80% से अधिक हिस्सा लगभग रहने योग्य नहीं रहा। विशाल क्षेत्र ऐसे बन गए जहां खेती नहीं की जा सकती, इमारतें नहीं बनाई जा सकती और स्थायी बस्तियां बसाना संभव नहीं रहा। इसलिए लोग पतली तटीय पट्टी में सिमट गए, जबकि द्वीप का बड़ा आंतरिक भाग मृत क्षेत्र की तरह छोड़ दिया गया है। ऊपरी मिट्टी हट जाने से भूजल का प्राकृतिक पुनर्भरण भी रुक गया और इससे एक दीर्घकालिक मीठे पानी का संकट पैदा हुआ, जो आज तक जारी है। नाउरू में न कोई नदी है, न कोई धारा, न ऐसी बड़ी प्राकृतिक झील जो आबादी को लंबे समय तक सहारा दे सके। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि निवासी केवल प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हों, तो पानी इतना तेजी से समाप्त हो जाएगा कि देश एक सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा। फिर भी आज लोगों के उपयोग के लिए पानी उपलब्ध होने का सबसे बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया के समर्थन से चलने वाले समुद्री जल विलवनीकरण संयंत्र हैं, लेकिन ये जीवन रेखा भी बेहद नाजुक है। इसका एक प्रमुख उदाहरण 1998 में देखने को मिला, जब विलवनीकरण व्यवस्था बुरी तरह खराब हो गई और उसे पूरी तरह बहाल करने में 3 साल लग गए। उस दौरान नाउरू गहरे संकट में चला गया, अशांति फैली और लोग पीने का पानी हासिल करने के लिए हिंसा तक पर उतर आए। स्थिरता तब लौटी जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य साझेदारों ने पानी भेजा और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। अब जलवायु परिवर्तन इस दबाव को और भी बढ़ा रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर सीधे उस तटीय पट्टी को खतरे में डाल रहा है, जहां नाउरू की अधिकांश आबादी मजबूरन रहती है। भीतर का भूभाग उपयोग योग्य नहीं, इसलिए पूरी आबादी का भार तट पर ही है। जब पारिस्थितिकी तंत्र टूटता है तो अर्थव्यवस्था भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती। तो नाउरू की अर्थव्यवस्था आखिर इतनी बुरी तरह कैसे बिखरी? दशकों तक निरंतर खनन के बाद 1990 के दशक में नाउरू के फॉस्फेट भंडार तेजी से गिरने लगे। जो संसाधन कभी असीमित संपत्ति जैसा लगता था, वो अब राष्ट्रीय आय को संभाल नहीं पा रहा था। समस्या का मूल कारण सरल लेकिन घातक था। नाउरू के पास कोई विकल्प नहीं था। समृद्धि के वर्षों में अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह फॉस्फेट पर निर्भर रही। देश ने दूसरे उद्योग विकसित नहीं किए, न ही उस दिन के लिए कोई दीर्घकालिक रणनीति बनाई जब संसाधन समाप्त हो जाएंगे।
इसलिए जैसे ही फॉस्फेट से स्थिर आय आना बंद हुई, देश तुरंत संकट में गिर पड़ा। पूरे राज्य को चलाने वाला नकदी प्रवाह गायब हो गया। लेकिन सरकारी खर्च ऐसे जारी रहे जैसे कुछ बदला ही ना हो। इस असंतुलन ने राष्ट्रीय बजट को मुक्त पतन में धकेल दिया। और ये अतिशयोक्ति नहीं थी। 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि नाउरू ने आधिकारिक रूप से दिवालियापन घोषित कर दिया। जो देश कभी आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर था, वह लगभग पूरी तरह बाहरी धन पर निर्भर हो गया। विदेशी सहायता, वित्तीय लेन देन और अल्पकालिक समझौते ही सरकार को किसी तरह चलाए रखने का तरीका बन गए। विदेशी निर्भरता कम करने के लिए नाउरू सरकार ने अर्थव्यवस्था को बचाने के प्रयास में कई राहतकारी नीतियां अपनाई, और यहीं से कहानी और अंधेरी हो जाती है। जब कोई देश संकट में फंसता है तो वो हमेशा सबसे स्वच्छ रास्ता नहीं चुनता। नाउरू ने केवल पैसा नहीं खोया था, उसने अपने विकल्प भी खो दिए थे, और दुनिया ने ये देखा, उसका आकलन किया और उससे दूरी बना ली। पहला विवादास्पद रास्ता था विदेशी टैक्स हेवन मॉडल। इस व्यवस्था के तहत नाउरू ने ढीले नियमों और न्यूनतम निगरानी के साथ बैंक खोलने और वित्तीय पंजीकरण की अनुमति दे दी। विचार सीधा था, बिना कारखानों, बड़ी भूमि या विशाल बुनियादी ढांचे के विदेशी पूंजी आकर्षित की जाए। लेकिन व्यवहार में ये प्रणाली जल्दी ही नाउरू को मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों की सीट बना बैठी। अपराधी नेटवर्क ने कमजोर नियंत्रण का फायदा उठाकर अवैध धन को स्थानांतरित और छिपाना शुरू कर दिया। एक समय ऐसी रिपोर्टें भी आईं कि केवल 3 महीनों में लगभग 400 पेपर बैंक पंजीकृत हो गए। प्रतिक्रिया तुरंत आई। अमेरिका ने सहायता रोक दी और G7 के साथ काम करने वाली निगरानी संस्था FATF सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नाउरू के साथ लेन देन सीमित करने और उसे अलग थलग करने का दबाव बनाया। वैश्विक दबाव के कारण विदेशी बैंकिंग मॉडल असहनीय हो गया और नाउरू को अंततः इसे छोड़ना पड़ा। जब विकल्प लगभग समाप्त हो गए तो सरकार ने उस देश के साथ सीधे सहयोग की ओर रुख किया जिसका नाउरू की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव था, ऑस्ट्रेलिया। और तभी अगली विवादास्पद नीति सामने आई। दोनों देशों के समझौते के तहत नावों से ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश करने वाले शरण प्रार्थियों को नाउरू भेजा गया और द्वीप पर बने दूरस्थ निरोध केंद्रों में रखा गया। बदले में नाउरू को राज्य संचालन के लिए वित्तीय सहायता मिली। BBC के पत्रकारों ने इन केंद्रों को खुले आसमान वाली जेल जैसा बताया। ये शिविर दूरस्थ स्थानों पर थे, नियंत्रण करा था और वे द्वीप के सामान्य जीवन से काफी अलग रखे गए थे। इन निरोध केंद्रों की परिस्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तीखी आलोचना की। कई रिपोर्टों में कहा गया कि शिविर अमानवीय थे। भीड़-भाड़, भीषण गर्मी, सीमित स्वास्थ्य सेवा और अंतहीन मनोवैज्ञानिक दबाव। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात थी उनकी मूल अन्यायपूर्ण प्रकृति। जिन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था और रिहाई की कोई निश्चित तिथि न होने की अनिश्चितता ने मानसिक स्वास्थ्य को तोड़ दिया। इसी कारण आज जब कई लोग नाउरू के बारे में खोजते हैं तो अक्सर उसकी छवि मानवाधिकार विवादों और आप्रवासन नीति से जुड़ी दिखाई देती है। नाउरू के भीतर भी इन शिविरों ने सामाजिक तनाव बढ़ाया। एक ओर वे राष्ट्रीय बजट के लिए आवश्यक आय लाते थे, दूसरी ओर वे पहले से कमजोर द्वीप की आधारभूत संरचना, चिकित्सा, सुरक्षा और सामुदायिक जीवन पर अतिरिक्त बोझ डालते थे। फिर भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये समझौता देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10% से अधिक योगदान दे सकता था। यही वजह है कि आलोचना के बावजूद नाउरू इससे आसानी से बाहर नहीं निकल सका और यही एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। आज जबकि अर्थव्यवस्था अस्थिर है और प्रति व्यक्ति उत्पादन केवल औसत स्तर के आसपास है, नाउरू अब भी दुनिया में सबसे अधिक मोटापे वाले देशों में शामिल है। तो ये स्थिति कितनी चरम है। आज नाउरू में सबसे स्पष्ट और सबसे गंभीर समस्याओं में से एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है और उसके केंद्र में मोटापा है। वर्तमान आबादी का लगभग 80% अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आता है और नाउरू दुनिया के सबसे ऊंचे, संभवतः सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक दर्ज करता है। ये समस्या किसी एक आयु वर्ग या किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। ये लगभग पूरे समाज को प्रभावित करती है। मोटापे के साथ साथ मधुमेह भी भयावह स्तर तक पहुंच चुका है। अनुमानतः नाउरू की लगभग 40% आबादी को
मधुमेह का निदान हो चुका है और सबसे सामान्य रूप टाइप 2 मधुमेह है। इतने छोटे देश के लिए ये आंकड़ा विनाशकारी है। हृदय संबंधी रोग भी व्यापक हैं और मृत्यु के प्रमुख कारणों में शामिल हो चुके हैं। लंबे समय तक मोटापा, मधुमेह और शारीरिक निष्क्रियता के मेल ने हृदय रोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी बोझ बना दिया है। इसका प्रत्यक्ष परिणाम ये है कि जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत से कम है। अनेक लोग वर्षों तक दीर्घकालिक बीमारियों के साथ जीते हैं और उनकी जीवन गुणवत्ता बहुत घट जाती है। ये पूरी तस्वीर साफ बताती है कि नौरू एक व्यापक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है और ये केवल व्यक्तिगत पसंद या खानपान का मामला नहीं, ये दशकों से चली आ रही पर्यावरणीय तबाही, आर्थिक टूटन और गहरे सामाजिक बदलावों का संयुक्त परिणाम है। तो जो देश कभी पृथ्वी का सबसे समृद्ध देश कहा जाता था, वो आखिर वजन और बीमारी के कारण दुनिया का ध्यान क्यों खींचने लगा? इसे समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब नाउरू ने फॉस्फेट से समृद्धि पाना शुरू किया था। यही वो बिंदु है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही आज की स्थिति को समझाने की कुंजी है। उस समृद्ध दौर में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ नाउरू में बाढ़ की तरह आने लगे। डिब्बाबंद मांस, जमे हुए खाद्य पदार्थ और चीनी व वसा से भरपूर उत्पाद रोजमर्रा के भोजन बन गए। उन्हें लाना आसान था, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था और वे उस द्वीप के लिए व्यवहारिक थे जहां अब बड़े पैमाने पर कृषि बनाए रखना संभव नहीं रहा था। जैसे जैसे पैसों की चिंता समाप्त हुई, इन खाद्य पदार्थों ने पारंपरिक आहार को तेजी से पीछे धकेल दिया। साथ ही स्थानीय खाद्य सामग्री धीरे धीरे भोजन की मेज से गायब होने लगी। ताज़ी मछली, नारियल, कंदमूल, स्थानीय पौधे और सब्जियां जो कभी नाउरू की खाद्य संस्कृति का केंद्र थीं। ये बदलाव केवल स्वाद का मामला नहीं था, ये दिखाता है कि पर्यावरणीय विनाश और नई उपभोग आदतों ने समाज को कितनी तेजी से बदल दिया। अचानक आई समृद्धि के दौर में मोटापा कभी कभी प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बन गया। बड़ा शरीर, समृद्धि, आयातित भोजन तक पहुंच और शारीरिक श्रम से मुक्ति से जुड़ा माना गया। बढ़ता वजन चेतावनी नहीं बल्कि सफलता समझा गया। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की जानकारी भी पर्याप्त नहीं थी। शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था इतनी तेज सामाजिक बदलाव की गति के साथ कदम नहीं मिला सकी। परिणाम स्वरूप लोग उच्च शर्करा, उच्च वसा वाले भोजन और निष्क्रिय जीवन शैली के दीर्घकालिक खतरों को ठीक से समझ नहीं पाए। इसकी कीमत कुछ वर्षों बाद सामने आई, जब दीर्घकालिक बीमारियां पूरी आबादी में फैलने लगीं। और आज भी खतरे को जानते हुए भी बहुत से नौरूवासी बदलाव नहीं चुनते या वास्तविक रूप से चुन ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या है जो उन्हें अधिक स्वस्थ जीवन जीने से रोकता है? नाउरू में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के सामने सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है भूमि। और ये कोई छोटी समस्या नहीं बल्कि पूरे देश को जकड़ लेने वाला संकट है। क्योंकि यदि आप भोजन उगा ही नहीं सकते तो आप भोजन पर नियंत्रण भी नहीं रख सकते। आप निर्भर हो जाते हैं, असुरक्षित हो जाते हैं और फिर आपको महंगी लेकिन स्वस्थ चीज़ों और सस्ती लेकिन शरीर बिगाड़ देने वाली चीज़ों के बीच चुनाव करना पड़ता है। दशकों की फॉस्फेट खनन के बाद द्वीप का लगभग 80% भाग खेती के लायक नहीं रहा। अधिकांश आंतरिक क्षेत्र ऊपरी मिट्टी खो चुके हैं और खुरदरे, सूखे चूना पत्थर वाले भूभाग में बदल चुके हैं। इन परिस्थितियों में सब्जियां, फल या मुख्य फसलें उगाना लगभग असंभव है। नाउरू के पास अपने नागरिकों को ताज़ा खाद्य सामग्री देने लायक कृषि भूमि ही नहीं है। परिणाम स्वरूप ताज़ा उपज के लिए देश लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। फल, सब्जियां और अन्य ताज़े खाद्य पदार्थ बहुत दूर से आते हैं, अनियमित समय पर पहुंचते हैं और उनकी परिवहन लागत बहुत ऊंची होती है। इसलिए ताज़ा भोजन की कीमत हमेशा अधिक रहती है। कई परिवारों के लिए फल और सब्जियां रोज का आवश्यक भोजन नहीं बल्कि कभी कभार खरीदी जाने वाली विलासिता बन चुकी हैं। स्वस्थ आहार चुनना इच्छा शक्ति का नहीं, जेब का प्रश्न बन जाता है। ऐसे माहौल में लोग फिर वही चुनते हैं जो सस्ता हो, आसानी से मिल जाए और लंबे समय तक टिक सके। और वो ज्यादातर प्रसंस्कृत भोजन होता है जिसमें चीनी और वसा अधिक होती है। स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ जाने पर भी वास्तविक परिस्थितियां खान पान बदलना बेहद कठिन बना देती हैं।
यही दुष्चक्र दिखाता है कि नाउरू का स्वास्थ्य संकट केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि भूगोल, अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। और जब बेहतर विकल्पों के लिए भौतिक आधार ही उपलब्ध नहीं हो, तो स्वास्थ्य समस्याएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यदि यहाँ इतने बड़े आकार के लोग हैं, तो शायद द्वीप की रक्षा किसी हल्क जैसे सैनिकों की सेना करती होगी। लेकिन फिर से कहें तो यह केवल किसी अजीब कल्पना में ही संभव है। नाउरू दुनिया के उन गिने चुने देशों में है जिनके पास अपनी कोई सेना नहीं है, न थल सेना, न नौसेना, न वायुसेना, किसी भी रूप में नहीं। इसलिए क्षेत्रीय रक्षा देश के भीतर की शक्ति से नहीं होती। इसके बजाय नाउरू एक अनौपचारिक रक्षा व्यवस्था के तहत लगभग पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। आमतौर पर माना जाता है कि यदि द्वीप पर कोई गंभीर बाहरी खतरा आए तो ऑस्ट्रेलिया प्रतिक्रिया देगा। ये निर्भरता नाउरू के चरम अलगाव, छोटे भूभाग और संसाधनों की कमी में निहित है। आंतरिक सुरक्षा पुलिस संभालती है, लेकिन ये बल भी बहुत छोटा है और लंबे समय से बजट की कमी से जूझता है। सीमित कर्मी, पुराने उपकरण और सीमित प्रतिक्रिया क्षमता के कारण जटिल या दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौतियों को संभालना आसान नहीं है। आर्थिक कठिनाइयां और शरणार्थी निरोध सुविधाओं की उपस्थिति ने पहले से कमजोर तंत्र पर और दबाव डाला है और सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर होने का भी मूल्य है। नाउरू औपचारिक रूप से स्वतंत्र देश है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े रणनीतिक निर्णय वो पूरी तरह अकेले नहीं ले सकता। वास्तविक दुनिया में उसकी संप्रभुता मौजूद है, पर स्पष्ट सीमाओं के साथ। नाउरू को दीर्घकालिक कठिनाइयों से बाहर निकलने से रोकने वाले कारकों में से एक है राजनीतिक अस्थिरता। कई अवधियों में नेतृत्व लगातार बदलता रहा है। सरकारें जल्दी बनती और जल्दी गिरती रहीं, इसलिए निरंतर दीर्घकालिक नीतियां आगे बढ़ाना कठिन रहा। इसके अतिरिक्त नाउरू की राजनीतिक व्यवस्था पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप बार बार लगे हैं। ये धारणा व्यापक रही है कि महत्वपूर्ण निर्णय क्षमता या व्यापक जनहित की जगह निजी संबंधों और गुटीय हितों से प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति जनता के राज्य पर भरोसे को धीरे धीरे कम कर देती है। इसी तरह फॉस्फेट आय के प्रबंधन को लेकर भी भारी आलोचना हुई। स्थायी आधार बनाने के लिए सावधानी से निवेश करने के बजाय संपत्ति का बड़ा हिस्सा ढीले नियंत्रण में अक्षम ढंग से खर्च किया गया और उससे ऐसा बहुत कम निर्मित हुआ जो लंबे समय तक देश के काम आता। नाउरू ने विदेशों में कई खराब निवेश भी किए। जोखिम भरी वित्तीय योजनाओं और बाहरी व्यावसायिक उपक्रमों ने उसकी संचित संपत्ति का बड़ा हिस्सा खा लिया, लेकिन वो स्थिर आय नहीं ला सके जिसका वादा किया गया था। जब वे दांव टूटे तो देश के पास सांस लेने लायक वित्तीय जगह भी लगभग नहीं बची। इन सब कारणों ने नाउरू को विदेशी निवेशकों के लिए बहुत कम आकर्षक बना दिया। कम पारदर्शिता, बार बार बदलती सरकारें और कमजोर वित्तीय प्रबंधन का इतिहास जोखिम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, जिससे नया पूंजी निवेश लाना और विकास फिर से शुरू करना और भी कठिन हो जाता है। पारंपरिक अर्थ में पर्यटन यहाँ लगभग न के बराबर है, लेकिन नाउरू कुछ विशेष तरह के यात्रियों के लिए चुपचाप आकर्षण रखता है। वे लोग जो आराम और मनोरंजन नहीं, बल्कि दुर्लभ, असंसाधित और बिल्कुल वास्तविक अनुभव तलाशते हैं। इस आकर्षण के केंद्र में है द्वीप को घेरे समुद्र और प्रवाल भित्तियां, बहुत कम टूर बोट, लगभग न के बराबर बड़े पैमाने का पर्यटन। इन सब के कारण नाउरू के आसपास का समुद्र अधिकतर अपनी मूल अवस्था में बना हुआ है। द्वीप को घेरे प्रवाल भित्तियां केवल प्राकृतिक रक्षा नहीं, बल्कि जीवित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इसीलिए नाउरू स्नॉर्कलिंग और समुद्री प्रकृति के शांत अन्वेषण की सच्ची संभावना देता है। यहाँ कोई भीड़भाड़ वाले डाइविंग दल नहीं, न व्यावसायिक रूप से सजाए गए स्पॉट। इसके बजाय पानी के भीतर की दुनिया शांत, नज़दीकी और लगभग निजी लगती है। प्रकृति से आगे बढ़ें तो छोड़े गए फॉस्फेट उद्योग के अवशेष भी अपनी अलग कहानी कहते हैं। पुरानी खदानें, जंग लगी मशीनें और निष्क्रिय रेल पटरियां द्वीप की समृद्धि और पतन को खुले संग्रहालय की तरह सामने रखती हैं। वे सवारे हुए पर्यटन स्थल नहीं हैं, लेकिन पर्यावरणीय इतिहास और संसाधन शोषण के निशानों में रुचि रखने वालों के लिए वे जीवित अभिलेखागार जैसे लगते हैं। और फिर स्वयं द्वीप का जीवन एक अनुभव बन जाता है।
इतने छोटे द्वीप पर आगंतुक किसी पर्यटन क्षेत्र में नहीं सिमटते। वे असली मोहल्ले, असली दिनचर्या, असली बातचीत और जीवन को उसी रूप में देखते हैं जैसा वो वास्तव में घटता है। और अंत में आते हैं लोग। नाउरूवासी आमतौर पर गर्मजोशी से भरे और आतिथ्यशील होते हैं। जिस देश में आगंतुक कम आते हों, वहाँ पर्यटक अक्सर उदासीनता नहीं बल्कि जिज्ञासा के साथ देखे जाते हैं। नाउरू जनता के लिए बनाया गया पर्यटन स्थल नहीं है, लेकिन जो यात्री प्रामाणिकता, शांति और ऐसी कहानियां खोजते हैं जिन पर बड़े पैमाने के पर्यटन का हाथ न पड़ा हो, उनके लिए इसमें एक शांत लेकिन असंदिग्ध आकर्षण है। तो अब आइए उन कुछ जगहों पर नजर डालें जहां वास्तव में आने वाले लोग जाते हैं। यदि नाउरू को समझना है तो शुरुआत यारेन से करना सबसे उचित है, क्योंकि प्रशासन और परिवहन यही केंद्रित हैं। यारेन दक्षिण पश्चिमी तट के अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सरकारी इमारतों जैसी मुख्य सुविधाएं रखना स्वाभाविक था। नाउरू हवाई अड्डा जमीन के बहुत करीब है और उसका रनवे तटीय सड़क के साथ साथ चलता है, इसलिए उड़ानों का समय सीधे द्वीप की दैनिक लय को प्रभावित करता है। जब विमान आने वाला होता है तो कुछ सड़क हिस्सों पर थोड़ी देर के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है। ये छोटा सा विवरण इस द्वीप के बुनियादी ढांचे के पैमाने और उसके अनुरूप ढल चुकी जीवन शैली की झलक देता है। पूर्व में अनिबार खाड़ी फैली हुई है, जो नाउरू के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां रेत का तट अपेक्षाकृत लंबा और चौड़ा है, लेकिन ये खुला प्रशांत महासागर सीधे झेलता है और यहाँ बड़ी लहरों को रोकने के लिए कोई मजबूत अवरोध नहीं है, इसलिए साल भर लहरें प्रबल रहती हैं। इसी कारण ये क्षेत्र तैराकी या समुद्री खेलों का मुख्य केंद्र नहीं बन पाया। इसके बजाय यहाँ की तटरेखा ये दिखाती है कि लहरें किस तरह प्रवाल चट्टान की परतों को उजागर करती हैं और पुराने प्रवाल द्वीप की संरचना को सामने लाती हैं। यहाँ कुछ छोटे रिसोर्ट बने हैं, लेकिन आगंतुकों की कम संख्या और आयातित सामग्री पर निर्भरता के कारण उनका संचालन अक्सर कठिन रहता है। अंदरूनी भाग में बुआडा लैगून स्थित है, जो द्वीप पर उन विरल स्थानों में से है जहां प्राकृतिक मीठा पानी मिलता है। ये नीची भूमि के बीच एक धंसा हुआ हरा क्षेत्र है और खनन से तबाह भीतरी हिस्सों की तुलना में यहाँ हरियाली अधिक दिखाई देती है। बुआडा कभी पारंपरिक जीवन क्षेत्र भी था, जहां स्थानीय लोग छोटे पैमाने पर केला, पपीता और स्थानीय पौधे उगाते थे। आज भी ये कोई औपचारिक पर्यटन स्थल नहीं है, न यहाँ विकसित पैदल पथ हैं, न सुविधाएं, लेकिन ये शांतिपूर्वक उस नाउरू की झलक देता है जो औद्योगिक खनन से पहले अस्तित्व में था। कमांड रिज नाउरू का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो खनन किए गए आंतरिक भाग के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसकी ऊंचाई मात्र लगभग 71 मीटर है, लेकिन यहाँ से पूरे द्वीप की तटरेखा लगभग एक नज़र में देखी जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने यहाँ बंकर, तोपों की तैनाती की थी, ताकि हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री मार्गों को नियंत्रित किया जा सके। ये संरचनाएं आज भी मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश बहाल नहीं की गई और सूचनात्मक संकेत भी बहुत कम हैं। पक्की सड़क से यहाँ पहुँचना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन आसपास का भूभाग खनन क्षति की गंभीरता छिपाने नहीं देता। जमीन टूटी, नोकीली और अनुपयोगी दिखती है, मानो खेती और बड़े निर्माण दोनों के लिए अस्वीकार्य हो। दक्षिण पूर्व में स्थित मोकुआ कुआं एक प्राकृतिक जलकुंड है, जो तटीय चूना पत्थर की गुफा के भीतर है। बुआडा की तरह ये रोजमर्रा के उपयोग का जल स्रोत नहीं है, लेकिन पानी की कमी के समय वैकल्पिक स्रोत बन सकता है। नीचे जाने का रास्ता खड़ा और फिसलन भरा है, इसलिए बड़े समूहों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर भी इसका भूवैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि ये दिखाता है कि समुद्री पानी किस तरह द्वीप के चूना पत्थर ढांचे में प्रवेश करता और चलता है। उत्तर और उत्तर पूर्वी तटों पर जापानी कब्जे के समय के शेल्टर, तोपों की चौकियां और सुरंगें अभी भी बची हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि इन अवशेषों और रिहायशी इलाकों के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं दिखती। कुछ स्थान घरों के पीछे हैं, कुछ समुद्री सड़क के किनारे, कुछ बंकर गोदाम की तरह उपयोग में हैं, कुछ बस छोड़ दिए गए हैं। ये परतदार सह अस्तित्व दिखाता है कि नाउरू ने युद्ध के निशानों को
अपनी रोजमर्रा की जगहों में स्वाभाविक रूप से मिला लिया है। सैन्य इतिहास में रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए यही आकर्षण है। बिना सजावट के सबूत, छोटे, खुरदरे और वास्तविक अवशेष जो विश्व युद्ध जैसे विशाल संघर्ष में इस छोटे से मोर्चे का पैमाना खुद बयान करते हैं। और क्योंकि यहाँ आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए ये अनुभव ऐसा लगता है जैसे आप किसी भूले हुए स्थान को सबसे पहले खोज रहे हों। प्राकृतिक दृश्य और इतिहास के अलावा नाउरू में कुछ महत्वपूर्ण त्योहार भी हैं जो द्वीप की संस्कृति और सामाजिक आत्मा को दिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है स्वतंत्रता दिवस, जो हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब नाउरू 1968 में औपचारिक रूप से संप्रभु राष्ट्र बना और दशकों के बाहरी नियंत्रण का अंत हुआ। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्णय की स्मृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग केंद्रीय क्षेत्रों में इकट्ठा होते हैं, ध्वजारोहण होता है, परेड निकलती हैं और पारंपरिक प्रस्तुतियां होती हैं। सड़कों पर स्थानीय संगीत और नृत्य गूंजते हैं। क्षेत्रीय खेल और सार्वजनिक उत्सव भी आयोजित होते हैं। ये केवल अवकाश नहीं, बल्कि ऐसा दिन है जो युवा पीढ़ी को देश की यात्रा समझने में मदद करता है और सामूहिक पहचान को मजबूत करता है। यदि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के जन्म को स्मरण करता है, तो अंगम दिवस लोगों के अस्तित्व को। ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और उस ऐतिहासिक क्षण को याद करता है जब कभी विलुप्ति के कगार तक सिमट चुकी स्थानीय आबादी फिर से उभरने लगी। स्थानीय भाषा में अंगम का अर्थ है जीवित रहना। इस दिन का वातावरण अधिक भावनात्मक और आत्मचिंतनपूर्ण होता है। लोग ऐतिहासिक दृश्यों का मंचन करते हैं, पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं और एकजुटता, धैर्य तथा मानव जीवन के मूल्य पर भाषण दिए जाते हैं। ये याद दिलाता है कि नाउरू की कहानी केवल राजनीतिक घटनाओं की नहीं, बल्कि अस्तित्व की भी कहानी है। एक और महत्वपूर्ण दिन है संविधान दिवस, जो 17 मई को मनाया जाता है। ये नाउरू के संविधान को अपनाए जाने की स्मृति का दिन है, जिसने स्वतंत्रता के बाद राज्य व्यवस्था की कानूनी नींव रखी। इसका स्वर अधिक औपचारिक और शैक्षिक होता है। सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम होते हैं, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों पर चर्चा होती है और नागरिक चेतना बढ़ाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिन लोग कानून के शासन, सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता बनाए रखने में अपनी भूमिका को फिर से याद करते हैं। इन राष्ट्रीय आयोजनों के साथ साथ धर्म भी नाउरू के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और ये सबसे स्पष्ट रूप से क्रिसमस के दौरान दिखाई देता है। 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला क्रिसमस यहाँ ईसाई परंपरा और उष्णकटिबंधीय द्वीपीय जीवन की सहज लय का मेल है। लोग चर्च की प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, भजन गाते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, फिर परिवार और समुदाय के साथ समय बिताते हैं। बच्चे खेलते हैं, उपहार पाते हैं और पूरा द्वीप एक शांत, गर्मजोशी भरा जुड़ाव साझा करता है। माहौल सरल, मानवीय और परस्पर निकटता से भरा होता है। ये मान लेना बड़ी भूल होगी कि चूंकि डिब्बाबंद भोजन आम है, इसलिए नाउरू की खाद्य संस्कृति में कोई विशिष्टता नहीं है। वास्तव में पारंपरिक भोजन इस छोटे प्रशांत द्वीप की पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये स्वाद समुद्र, सादगी और प्रकृति के साथ गहरे संबंध से बना है। यहाँ एक भोजन करना भी कभी कभी किसी शांत डॉक्यूमेंट्री के दृश्य जैसा लगता है। धुआं, नमकीन समुद्री हवा और हवा में घुलती नारियल की महक। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नारियल की चटनी या नारियल सॉस के साथ परोसी जाने वाली ग्रिल्ड मछली। उसी दिन पकड़ी गई ताज़ी मछली को साफ किया जाता है, फिर या तो कोयले पर भूना जाता है या नमी बनाए रखने के लिए केले के पत्तों में लपेटकर पकाया जाता है। अंत में उसके ऊपर नारियल का दूध डाला जाता है ताकि धुएं की गहराई और नारियल की मुलायम सुगंध स्वाभाविक रूप से मिल जाए। नतीजा होता है बहुत कोमल, हल्का मीठा और बेहद संतुलित स्वाद। मसाले की जरूरत भी मुश्किल से पड़ती है। यही नाउरू की ईमानदार और सूक्ष्म खाद्य संस्कृति का रूप है। ये व्यंजन परिवार के भोजन और छोटे सामूहिक अवसरों पर आमतौर पर देखा जाता है। इसके साथ अक्सर नारियल चावल परोसा जाता है, जो रोजमर्रा के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे पानी की जगह केवल नारियल के दूध में पकाया जाता है और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है
तैयार होने पर चावल मुलायम, क्रीमी और हल्की सुगंध वाला होता है। इसका स्वाद समृद्ध होता है, लेकिन इतना भारी नहीं कि वो ग्रिल्ड मछली, सूखे समुद्री भोजन या मांस के स्वाद को ढक दे। नाउरू वासियों के लिए नारियल चावल केवल भोजन नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में आराम और समृद्धि का प्रतीक है। एक और दुर्लभ और विशेष व्यंजन है नारियल केकड़ा। ये बड़ा स्थलीय केकड़ा एक उत्कृष्ट पकवान माना जाता है, लेकिन पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं रहता। आमतौर पर इसे उबालकर या भूनकर परोसा जाता है ताकि उसका स्वाभाविक स्वाद बना रहे। इसका मांस कड़ा लेकिन मीठा होता है, और क्योंकि ये केकड़ा नारियल पर आधारित आहार खाता है, इसलिए उसके स्वाद में हल्की तैलीय गहराई महसूस होती है। इसे हाथ से तोड़कर खाना भी अनुभव का हिस्सा है, जो द्वीप के साझा, सादे लेकिन आत्मीय भोजन को और स्पष्ट करता है। ये व्यंजन अक्सर विशेष अवसरों पर ही परोसा जाता है और मेहमान के प्रति उदारता तथा सम्मान का प्रतीक माना जाता है। एक और पारंपरिक भोजन है नारियल के साथ परोसा जाने वाला स्मोक्ड मांस। सूअर या पक्षी के मांस को बड़े टुकड़ों में काटकर लंबे समय तक धुएं में पकाया या सुखाया जाता है ताकि वो सुरक्षित भी रहे। खाने के समय इसे पतले टुकड़ों में काटा जाता है। इसका स्वाद गहरा, धुआंधार, हल्का नमकीन और बनावट में चबाने योग्य होता है। इसके साथ परोसा गया ताज़ा नारियल स्वाद को संतुलित करता है और भोजन में नमी जोड़ता है। जब परिवार इसे हाथों से बांटकर खाता है तो उसमें द्वीप के जीवन की गर्मजोशी, सादगी और पारिवारिक निकटता साफ झलकती है। यदि आप नाउरू की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ की जीवन लागत को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रशांत महासागर के बीच बसे इतने छोटे द्वीप देश के रूप में नाउरू लगभग हर चीज़ के लिए आयात पर निर्भर है। इसी वजह से वहाँ रहने की लागत अपेक्षा से कहीं अधिक हो सकती है, खासकर जब आप द्वीप के छोटे पैमाने और सीमित सेवाओं को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले चुनौती आती है आवास की। किराए के विकल्प बहुत कम हैं और अधिकतर रिहायशी क्षेत्रों के आसपास केंद्रित हैं। अच्छी पहुंच वाले इलाके में छोटा अपार्टमेंट या साधारण घर सामान्यतः 900 से $1,200 प्रति माह के बीच मिल सकता है। यदि आप केंद्र से थोड़ा दूर रहें या साझा व्यवस्था चुनें तो किराया लगभग $700 से $900 तक आ सकता है। फिर भी आपूर्ति बहुत सीमित होने के कारण कीमतें परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। आवागमन सरल है लेकिन सस्ता नहीं। नाउरू में मूल रूप से एक ही परिधीय सड़क है जो पूरे द्वीप का चक्कर लगाती है, और निजी वाहन मुख्य परिवहन साधन हैं। अधिकांश आगंतुक कार किराए पर लेते हैं, जिसकी लागत लगभग $50 से $70 प्रतिदिन हो सकती है। ईंधन भी आयातित है, इसलिए महंगा है। यदि आप बार बार गाड़ी चलाते हैं तो परिवहन खर्च जल्दी बढ़ सकता है। भोजन खर्च सबसे बड़े व्ययों में से एक है। लगभग सभी खाद्य सामग्री आयातित है, इसलिए कीमतें ऊंची और विकल्प सीमित हैं। यदि आप घर पर खाना पकाएं और स्थानीय बाजार से सामान लें तो 30 दिनों के लिए खाद्य व्यय सामान्यतः $300 से $400 के बीच हो सकता है। बाहर खाना बहुत सामान्य नहीं है और रेस्तरां के विकल्प भी सीमित हैं। साधारण भोजन लगभग $12 से $18 में मिल सकता है, जबकि कुछ बेहतर या पश्चिमी शैली के भोजन $25 से $35 तक पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो नाउरू में अकेले साधारण लेकिन स्थिर जीवन जीने के लिए किसी व्यक्ति को लगभग $1,800 से $2,000 प्रति माह की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत बचत से ये थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन यदि आप अपेक्षाकृत आरामदायक दिनचर्या चाहते हैं या सेवाओं का अधिक उपयोग करते हैं तो मासिक खर्च आसानी से $2,200 से ऊपर जा सकता है। नाउरू की कहानी लगभग पूरी तरह एक ही संसाधन पर निर्भरता से शुरू होती है। दशकों तक फॉस्फेट केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं था, उसने राष्ट्रीय बजट से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक पूरे समाज को सहारा दिया। लेकिन उतनी ही गहरी निर्भरता ने नाउरू को अल्पकालिक सोच की ओर धकेल दिया। जब पैसा भरपूर था तब नए उद्योग विकसित करने या उस दिन की तैयारी करने के बजाय जब फॉस्फेट समाप्त हो जाएगा, ध्यान उपभोग, कल्याण और तत्काल सुविधा पर केंद्रित हो गया। जिस समाज को लगा कि वो अचानक अमीर हो गया है, उसके लिए दीर्घकालिक योजना कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं लगी, लेकिन इसकी कीमत चुपचाप बढ़ती रही और फिर एक साथ सामने आई।
सबसे प्रत्यक्ष परिणाम था पर्यावरणीय विनाश, ऐसा विनाश जिसे शायद पूरी तरह कभी पलटा न जा सके। बिना पर्याप्त सुरक्षा या पुनर्वास के किए गए खनन ने द्वीप के बड़े हिस्से को निर्जीव भूमि में बदल दिया, और जब पर्यावरण अब जीवन और उत्पादन को सहारा नहीं दे पाता तो बाकी सभी समस्याएं बर्फ के गोले की तरह बढ़ने लगती हैं। भूमि के साथ साथ नाउरू की आर्थिक और सामाजिक नींव भी धीरे धीरे दरकने लगी। जब मुख्य आय स्रोत टूटा तब उसे बदलने के लिए कोई मजबूत व्यवस्था तैयार नहीं थी। कल्याण सिकुड़ गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और समाज गहरे जटिल संकटों से जूझने लगा जिन्हें जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता था। प्रशांत महासागर का छोटा सा ये द्वीप राष्ट्र अब एक चेतावनी बन चुका है। ये दिखाता है कि जब कोई देश अपनी सारी उम्मीद एक ही संसाधन पर टिका देता है तो क्या हो सकता है। जब अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक दृष्टि पर भारी पड़ जाता है तो क्या खोया जाता है, और जब प्रकृति को उपभोग की वस्तु समझा जाता है तो उसकी कीमत कितनी भयानक हो सकती है। देश का आकार चाहे जो हो, ये सबक अब भी उतना ही मान्य है, और यही नाउरू के जीवन की पूरी तस्वीर है। पृथ्वी के सबसे कम देखे जाने वाले द्वीपों में से एक, और साथ ही मोटापे, बीमारी और संघर्ष का असाधारण बोझ उठाने वाली जगहों में से एक। यदि इस कहानी ने आपको नाउरू को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो यही इसका उद्देश्य था। कभी स्वर्ग समझा गया यह द्वीप आज दुनिया के सामने एक कठिन सच्चाई की तरह खड़ा है। धन सब कुछ नहीं बचा सकता, और विकास यदि विवेक के बिना हो तो वही विनाश का कारण बन जाता है। असली दुनिया के दरवाजे हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि हर चमक के पीछे एक कीमत होती है, और हर देश की सतह के नीचे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे समझना जरूरी है।